हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा। हम कर रहे थे 10वीं विज्ञान का पार्ट नंबर 6 जैव प्रक्रम। ठीक है। और पहले वाले पिछले लेक्चर के अंदर हमने श्वास में जो चरण हैं, अंतःश्वसन और निःश्वसन, उसके बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे श्वास की पूर्ण प्रक्रिया। मतलब कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं फेफड़ों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें पूर्ण प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, देखिए श्वास की पूर्ण प्रक्रिया। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे हम, आपके जो नथुने हैं, ठीक है, नथुने या नासा द्वार बोल देते हैं इसको, इन नथुनों को नासा द्वार, ये लेफ्ट और राइट वाला नथुना, इनके जरिए क्या करेंगे हम, वायु को फेफड़ों में लेके जाएंगे। सबसे पहले नासा द्वार या नोस्ट्रिल्स, इंग्लिश में बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, की मदद से वायु को अंदर लेके जाएंगे हम। ठीक है। और नासा की अंदर वाली जो सतह है, ये अंदर वाली जो सतह है, इसमें बाल होते हैं, आपके नाक के अंदर बाल होते हैं ना, जो आपकी जो नोस्ट्रिल है या नथुने हैं या नासा द्वार है, उसके अंदर वाली सतह में बाल होते हैं। ठीक है, बारीक बाल होंगे। और उन बारीक बालों का काम क्या है, जो हवा में धूल के कण हैं उनको बाहर ही रखना। बैक्टीरिया वगैरह भी जैसे क्या हो जाते हैं, उसकी वजह से बाहर रह जाते हैं। ठीक है, जितने हो सके, और धूल वगैरह के कण जो है वो बाहर रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम नासा द्वार की मदद से वायु अंदर लेके जाते हैं, और नासा द्वार की अंदर वाली सतह पर बारीक बाल होते हैं जो हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं, ताकि सिर्फ अंदर हवा ही जाए, धूल के कण वगैरह ना आ जाए। ठीक है। फिर नासा द्वार से क्या होगा, नासा द्वार से वायु श्वास नली में जाती है। ठीक है, ये नासा द्वार है, उससे कहाँ जाएगी, ये वाली, इसको बोलेंगे हम श्वास नली। तो ये मैंने आपको बताया था, फेरिंग्स बोल देते हैं इसको, अगर आपको ध्यान हो, जहाँ पे खाना भी आएगा और यहाँ से वायु भी आएगी। तो ये वाला जो रास्ता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे श्वास नली। तो हवा आ जाएगी श्वास नली के अंदर। ठीक है, या विंड पाइप बोल देते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। श्वास नली की ट्यूब के अंदर कार्टिलेज के अधूरे छल्ले होते हैं जो श्वास नली को बंद होने से रोकते हैं। देखिए जो ये श्वास नली की जो ट्यूब है ना, ये इसमें देखिए छल्ले होंगे अधूरे। कैसे छल्ले होंगे, ऐसे अधूरे छल्ले, ऐसे जैसे ये ट्यूब है उसमें ये छल्ले होंगे, पूरा ऐसे पूरा छल्ला नहीं होगा, अधूरा इतना। ठीक है, अधूरे छल्ले, ऐसे छल्ले होंगे। उस छल्लों का काम क्या है, ये छल्ला है। तो छल्ला जैसे ही श्वास नली पे प्रेशर आएगा फेफड़ों की वजह से, तो छल्लों की वजह से श्वास नली सिकुड़ सकती है, फैल भी सकती है, सिकुड़ सकती है, फैल भी सकती है। ठीक है, तो अगर वो छल्ला पूरा हो गया तो वो सिकुड़ेगी, फैलेगी नहीं श्वास नली। तो अगर सिकुड़ना फैलाना है श्वास नली को, वो छल्ला अधूरा होएगा, ताकि ये गैप बच गया थोड़ा सा। ठीक है, गैप बच गया तो क्या हो जाएगा, श्वास नली आपकी सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है। तो वो छल्ले होते हैं कार्टिलेज के। कार्टिलेज जैसे आपके नाक, जो कान के अंदर या नाक के अंदर ये जो कार्टिलेज है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, हड्डियां होती हैं हमारी शरीर के अंदर, और उसके बाद कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो श्वास नली की ट्यूब में कार्टिलेज के अधूरे छल्ले होते हैं जो श्वास नली को बंद होने से रोकते हैं। ठीक है, अगर ये छल्ले ना हो, जैसे कि आप पानी की मोटर में जो पानी वाली मोटर जो पाइप खींचती है, और वो पाइप जो आपके कनेक्शन में आ रही है, ठीक है, मेन सप्लाई से आ रही है, अगर वो पाइप अगर आप हल्की लगा दोगे, वो क्या हो जाएगी, वो ऐसे चिपक जाएगी। ठीक है, चिपक जाएगी तो क्या होगा, पानी की मोटर पानी कैसे खींचेगी। इसी तरह आपके फेफड़ों ने जो हवा खींचनी है, ऑक्सीजन खींचनी है हवा से, ठीक है, तो अगर वो खींचते हुए अगर ये श्वास नली ऐसे चिपक गई, तो क्या होगा, आपको तो सांस आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए क्या होता है, अधूरे छल्ले होते हैं। तो श्वास नली सिकुड़ भी सकती है, सिकुड़ेगी तो एक हद तक सिकुड़ेगी, और फैलेगी तो फैल तो कितने भी सकते हैं, लेकिन फुल बंद नहीं होगी। ठीक है, ये काम होता है।
ठीक है। तो श्वास नली के ट्यूब में कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, बिल्कुल आराम से करना है आपने। उसके बाद श्वास नली से वायु श्वसनी, श्वसनिका और फिर कूपिका में जाती है। आपको ध्यान है ना, श्वास नली से वायु, ये श्वसनी है, और फिर लास्ट के अंदर जिसको श्वसनी को बोल देते हैं ब्रोंकाई, और फिर लास्ट के अंदर पतली ट्यूब बोल होती है, उसको बोलेंगे हम श्वसनिका। इधर रखिए श्वसनिका, ठीक है। और श्वसनिका के सिरे पर जो कूपिका मैंने बताया था, अंगूर के दाने की तरह या गुब्बारे की तरह जो संरचनाएं होती हैं, उसको बोलेंगे हम कूपिका, ठीक है। तो श्वसनी, श्वसनिका और फिर कूपिका में वायु चली जाती है, और उस वायु में ऑक्सीजन होती है, और कूपिका में रुधिर वाहिकाओं की सप्लाई होती है, जो हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेकर आती हैं। मैं दिखा देता हूं पिक्चर के अंदर, ठीक है। ये श्वास नली है, ये श्वसनी है, और ये बिल्कुल पतली ये श्वसनिका है, और श्वसनिका के सिरे पर ये अंगूर के दाने की तरह संरचनाएं हैं, इनको बोलेंगे हम कूपिका। और उन कूपिकाओं में क्या होगी, खून की नलियाँ आएंगी दिल से, और फिर वापस चली जाएंगी दिल को, ठीक है। खून की नली आएंगी, और फिर खून की नली वो दिल से आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होएगा उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनके अंदर चली जाएगी, ऑक्सीजन जो है इस खून के अंदर आ जाएगा, और वो फिर हो जाएगा ऑक्सीजन वाला खून, वो कहाँ चला जाएगा, फिर वापस दिल को चला जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके आती है खून की रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स कूपिका में। यहीं पर कूपिका और रुधिर वाहिकाओं के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। मतलब जो खून की नलियों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कूपिका में चली जाएगी, और कूपिका में जो ऑक्सीजन है वो खून में चला जाएगा, और वो ऑक्सीजन वाला जो खून है फिर वो दिल को चला जाएगा, और दिल क्या करेगा, पूरी बॉडी में उसको सप्लाई कर देगा ऑक्सीजन वाले खून को। तो ऑक्सीजन वाला खून या रक्त रुधिर वाहिकाओं के जरिए हृदय में चला जाता है, जबकि कूपिका में पड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में आ गई ना, वो क्या हो जाएगी, वो श्वसनिका, फिर श्वसनी, फिर विंड पाइप या श्वास नली, ठीक है। ऐसे करके नासा द्वार से फिर हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया होगी श्वास की पूर्ण प्रक्रिया, आपको बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है। समझ में आया ना कि पहले ऑक्सीजन वाली हवा नासा द्वार से, ठीक है, अंदर लेके जाएगा। नासा द्वार के अंदर वाली सतह पे बारीक बाल होते हैं ताकि धूल के कण जो है बाहर रह सके, हवा फिल्टर हो सके। फिर नासा द्वार से वायु जाएगी श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, ठीक है। जो श्वास नली के अंदर छल्ले होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज के, जो कि श्वास नली को जो है वो बंद होने से रोकते हैं, ठीक है। और फिर वायु जाएगी श्वास नली से श्वसनी में, फिर श्वसनिका में, फिर कूपिका में, और कूपिका में रुधिर वाहिकाओं की सप्लाई होती है जो दिल से आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेकर, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा, फिर ऑक्सीजन वाला खून दिल के अंदर चला जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कूपिका में आ गई वो नासा द्वार से बाहर फेंक देंगे। ये श्वास की पूर्ण प्रक्रिया होगी। आपके माइंड के अंदर पिक्चर चलनी चाहिए ताकि आपको सब समझ में आ सके। उसके बाद अवशिष्ट आयतन क्या होता है। अवशिष्ट आयतन या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। देखिए जब आप सांस लेते हैं हवा अंदर लेके जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे फेफड़ों में, कहाँ लेके जाएंगे, कूपिका में लेके जाएंगे लास्ट में तो, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकालोगे। तो ये नहीं होता कि आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो आपने फेफड़ों को पूरी तरह से भर दिया और फिर पूरी तरह से खाली कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने फेफड़ों को पूरी तरह से हवा से भर दिया कूपिकाओं को और फिर उसको फिर खाली कर दिया। जब आप खाली करोगे ना फेफड़ों को, बाहर सांस छोड़ोगे, तो आपकी कूपिकाओं के अंदर कुछ हवा हमेशा रहती ही रहती है, ठीक है। उस बची हुई हवा को बोलेंगे हम अवशिष्ट आयतन। वो क्यों रहती है, ताकि जो नेक्स्ट राउंड आएगा बाहर से हवा का, तो तब तक जो है आदान प्रदान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता रहे। किसके बीच में, रुधिर वाहिकाओं के बीच में और कूपिका के बीच में, ठीक है।
ये जैसे रुधिर, ये कोपिका है और ये रुधिर वाहिका है। तो इसके अंदर कोपिका के अंदर जो है जो कुछ ना कुछ हवा हमेशा रहेगी, ताकि जब दूसरा राउंड आएगा ना बाहर से हवा का, तो ये ऑक्सीजन यहाँ जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जा रही है, ठीक है, रुधिर वाहिका और कोपिका के बीच में, तो आदान प्रदान होता रहे इन दोनों के बीच में, मतलब लिंक ना टूटे। तो सांस लेने और छोड़ने के दौरान हमारे फेफड़े पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं। कुछ वायु हमेशा हमारे फेफड़ों में रहती है, ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का नियमित क्रम चलता रहे। अगर ये हवा नहीं रही तो या तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा या फिर टूट जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हमारे फेफड़ों के अंदर कुछ हवा हमेशा रहती है, ठीक है। फेफड़ों में बची इस वायु के आयतन को, वायु के वॉल्यूम को हम बोलेंगे अवशिष्ट आयतन, ठीक है। तो ये अवशिष्ट आयतन की आपकी परिभाषा हो गई। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, हीमोग्लोबिन। देखिए आपको बता देता हूँ, जो हमारी खून की नलियाँ हैं जिनको बोलेंगे रुधिर वाहिकाएं, ये रुधिर वाहिका है, ये ट्यूब है। इसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, एक होती है लाल रक्त कोशिकाएं, कलर में लाल होती हैं, और 5 तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं या वाइट ब्लड सेल्स। ये है लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स। और फिर होती है प्लेटलेट्स, छोटी प्लेट की तरह, ठीक है, प्लेटलेट्स, इंग्लिश में लिख देता हूँ प्लेटलेट्स, जो कि खून में को जमाने का काम करती हैं। और ये जो ट्यूब है उसको बोलेंगे हम रुधिर वाहिका या ब्लड वेसल, जिसमें से रुधिर मैंने खून, वाहिका मैंने बहता है। लाल रक्त कोशिकाओं का काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना, ऑक्सीजन से जुड़ती है, और लाल रक्त कोशिका क्या करेंगी, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करने का काम करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, हमारे ब्लड के अंदर अगर बैक्टीरिया वगैरह आ गया उसको मारने का काम करती हैं, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, अगर आपके शरीर पे कहीं कट वगैरह लग जाए तो वहाँ पे ये जाल बना के खून को रोक देंगी प्लेटलेट्स। ये इन तीनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो लाल रक्त कोशिकाएं की शेप ऐसे होती है, दोनों साइड से खड्डे होंगे। अगर साइड से अगर हम देखेंगे तो साइड से देखेंगे ऐसे दिखेंगी, सामने से देखेंगे तो ये बीच में खड्डा और दूसरी साइड भी खड्डा है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर कोई भी केंद्रक नहीं होता, इनका रंग लाल होता है क्योंकि इसकी सतह पर एक बहुत सारे हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक, हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है। वर्णक मतलब एक तत्व बोल सकते हो, एक सब्सटेंस, एक चीज बोल सकते हो हीमोग्लोबिन नाम की, और वो पूरे लाल रक्त कोशिकाएं की सतह पे पड़ा होता है। ये हीमोग्लोबिन कलर में लाल होता है, इस वजह से लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो लाल दिखाई देती हैं, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ये ही ऑक्सीजन को हमारे शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक छोड़ने का काम करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक लाल रंग का वर्णक, एक लाल रंग का वर्णक या पिगमेंट होता है जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पड़ा होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है और उसे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ही है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ेगा और उसको कोशिकाएं तक छोड़ने का काम करेगा, ठीक है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रक्त कोशिकाएं कलर में लाल होते हैं। देखिए ये पिक्चर दे रखी है मैंने, ये पिक्चर दे रखी है लाल रक्त कोशिका की या रेड ब्लड सेल की, और इसके अंदर ये जो तत्व, ये जो वर्णक दे रखा है हीमोग्लोबिन दे रखा है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के परमाणु होते हैं, 4 आयरन के एटम, ठीक है। और हर एक आयरन का एटम क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा, मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेके जाने का काम करता है। इस तरह बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं इसकी सतह पे, जिसकी वजह से लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो रंग में लाल दिखाई देती हैं।
तो आपने आज इतना ही करना है हीमोग्लोबिन के बारे में। श्वास की पूर्ण प्रक्रिया आपने याद कर लेनी है, अवशिष्ट आयतन क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है ये आपने याद कर लेना है, बिल्कुल आराम से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।